आज 2 वर्ष बाद सागर ने रमा को गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा तो उसके दिल को एक सदमा सा लगा, क्योंकि वह जिस रमा को मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देख रहा था वह पुरानी रमा तो कतई नहीं लग रही थी, जिसे कभी सागर अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। आज वही रमा सफेद साड़ी में लिपटी और बिना मांग में सिंदूर लगाए हुए बिल्कुल उसके सामने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ये देखकर सागर की आंखें भर आई और उसकी होंठ से न चाहते हुए भी निकल पड़ा कि हे भगवान, आखिर ये मेरी रमा के साथ क्या हुआ। ये दिन देखने से अच्छा होता कि मुझे मौत आ जाती। कितनी मासूम और खूबसूरत थी मेरी रमा। अगर वे हल्के से हंस भी देती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे आसपास के सभी पेड़ पौधे को एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी मेरी तंद्रा भंग हुई और मैं खुद को रमा के पास जाने से नहीं रोक पाया, और जैसे ही रमा की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने कहा, अरे सागर, तुम यहाँ। लेकिन मानो सागर ने कुछ सुना ही न हो। लेकिन जब दोबारा रमा ने यही पूछा तो सागर की भरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वे बोला कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर कहीं बैठकर बात कर सकता हूँ रमा। मुझसे आखिर क्या बात करोगे सागर, अब मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बचा ही क्या है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो रमा। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी देर बात कर सकूं। तभी रमा ने अकचकाकर कहा, नहीं नहीं सागर, मेरा उद्देश्य तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। दरअसल कहीं लोग मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए देखकर कहीं तिल का तार ना बना दे और कहे कि देख तो अभी विधवा हुई नहीं कि गैर मर्द से बात भी करने लगी। वैसे भी मुझे विधवा हुए अभी ज्यादा समय भी तो नहीं हुआ है सागर। सागर ने साफ महसूस किया कि खुद को विधवा कहते समय रमा का गला भर आया था, लेकिन वे सागर से जैसे इस दर्द को छिपा लेना चाहती थी। लेकिन सागर की आंखों में आज भी रमा के सिवा कोई और नहीं, तो उसे अपना दुख कैसे छिपा पाती। खैर, फिर सागर ने कहा, प्लीज रमा, आखिरी बार मुझसे बात कर लो। फिर मैं कभी भी तुमसे बात करने की गुजारिश नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे सामने कभी आने की कोशिश करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद रमा ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है सागर, आओ चलो उस पेड़ के पास बैठते हैं। रमा ने जिस पेड़ के पास सागर से बैठने के लिए कहा था, दरअसल वे पेड़ अब आधा सूख गया था और आधा हरा था। इसी पेड़ तले कभी सागर और रमा घंटों बैठे प्यार की बातें किया करते थे। एक तरह से ये पेड़ दोनों के प्यार का मूक गवाह भी था। आखिर रमा ने इसी पेड़ के नीचे ही तो सागर से कहा था कि हो सके तो तुम अपनी इस रमा को माफ कर देना सागर, क्योंकि आज के बाद फिर तुम्हारी यह रमा तुमसे दोबारा मिलने इस पेड़ के नीचे कभी नहीं आएगी। आज केवल इसलिए यहाँ आई है कि वो सागर को यह बता सके कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। अगर हो सके तो तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लेना। इतनी बात रमा के मुंह से सुनते ही जैसे सागर के सिर पर पूरा आसमान ही गिर पड़ा हो। फिर किसी तरह खुद को सामान्य करने के बाद सागर ने रमा से पूछा, क्या इतनी बड़ी सजा पाने से पहले मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ, आखिर मेरी गलती क्या है। रमा रोते हुए बोली, मुझे दुख तो इसी बात का है सागर की तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये मेरी किस्मत की गलती है। मैंने अपने घर के सारे लोगों से तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन मेरी माँ और पिताजी ने कहा कि रमा, तू अपनी 2 बहनों और 2 भाई में सबसे बड़ी है। अगर लोगों को यह पता चल गया कि मेरी बेटी ने किसी गैर जाति के लड़के से शादी कर ली है तो फिर इस पूरे गांव में न सिर्फ तुम्हारी जवान बहनों का घर से निकलना दुर्भर हो जाएगा, बल्कि लोगों के सामने मैं खुद अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। इसके अलावा उन दोनों की शादी भी किसी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बहनों के साथ ऐसा हो रमा। अगर हाँ तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ। लेकिन हाँ, जब सागर से मिलकर आना तो आज रात के खाने में तुम अपने इस मजबूर माँ बाप, दोनों छोटी बहनों और अपने छोटे और मासूम भाई के खाने में जहर दे के हम सभी को मार देना। इतना कहकर रमा के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर रमा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। आप जहाँ चाहे और जिससे भी चाहे मेरी शादी तय कर दे। इतना कहकर रोती हुई रमा घर से निकली और यहाँ सागर से आखिरी बार मिलने आ गई। जब सागर से मिलकर रमा लौटने लगी तो सागर पेड़ के नीचे खड़ा जाती हुई रमा को तब तक देखता रहा जब तक कि रमा सागर को दिखाई पड़ती रही। आखिर सागर अपनी रमा को आखिरी बार जो देख रहा था। पेड़ के पास पहुंचने के बाद रमा ने एक तरफ पूजा की थाली रख सागर से कुछ दूर बैठने बैठने के बाद बोली, देख रहे हो सागर, जिस पेड़ के नीचे हम कभी घंटों बैठकर बात किया करते थे, अब ये पेड़ आधा बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह सूख गया है।
हाँ रमा, मैं भी इस पेड़ के नीचे तुम्हारे जाने के बाद फिर कभी दोबारा नहीं आया। अच्छा सागर, तुम तो यह जान ही चुके हो कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं जिसे कि मैं तुम्हें बता सकूँ। हाँ, तुम्हारा दिल तोड़ने और दुखाने का जो पाप मैंने किया था, ये शायद उसी की सज़ा मुझे भगवान ने दी है। वैसे भी अब मेरे पिताजी भी काफ़ी बीमार है, माँ तो पहले ही चल बसी थी। उनकी हालत यूँ समझ लो कि अब तब की है। हालाँकि उन्होंने मेरी दोनों बहनों और छोटे भाई की शादी भी कर दी। तुमने भी तो शादी करके अपना घर बसा लिया होगा। अब तक तो एक आध बच्चे भी हो गए होंगे। सागर की आंखों से लगातार आंसू बहते देख रमा चौंक गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो सागर? क्या बात है? कोई बात नहीं रमा, बस आज आंसू नहीं रुक रहे। रमा बोली, क्यों? तुम क्या सोचती हो रमा कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने शादी कर ली होगी? नहीं पगली, मैं तो एक शादी बहुत पहले ही कर चुका था, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी यादों से। हाँ, ये और बात है कि मेरी शादी तुम्हारे मांग के सिंदूर की शादी नहीं थी। तुम क्या सोच रही हो रमा कि तुम इस सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई मेरे सामने बैठी एक विधवा हो? नहीं पगली, तुम मेरी चाहत की आंखों के सामने मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी विधवा नहीं हो सकती। मेरी चाहत की आंखों से तुम आज भी मेरी वही पुरानी रमा हो जिसे मैं प्यार करता था। हाँ रमा, अगर तुम मुझे एक भीख मांगने का अधिकार दे सकती हो तो दे दो। तो रमा के मुंह से निकल गया, मांग लो सागर। तो प्लीज रमा, तुम इस पेड़ के नीचे से कभी जिस रमा को लेकर गई थी, आज उसी पेड़ के नीचे तुम मेरी उस पुरानी रमा को मुझे वापस कर दो। अब रमा भी रोने लगी। सागर, इस रमा का शरीर गया था, आत्मा यही थी। आज मैं फिर से अपने सागर को खोना नहीं चाहती। लो सागर, आज से ये रमा तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब